कल हम डिस्कस कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसको हमने कहा था मॉन्टेग्यू क्लेमेंस हॉल। रिफॉर्म्स भी कहते थे। कौन थे दो पर्सन्स? वन वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, अदर वाज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो हमने डिफरेंट चेंज देखी प्रोविंस लेवल पे, चाहे वो लेजिस्लेचर था चाहे वो एग्जीक्यूटिव था प्रोविंसेस का। आफ्टर दैट वी सॉ द चेंज ऑन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो उसके बाद क्या बचा था? एग्जीक्यूटिव जो सेंटर का है वहाँ पे क्या चेंज है। कल मैंने आपको ये भी समझाया था लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है, किसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, किसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। सेंटर की अगर बात हो रही है तो इस टाइम पे अगर सेंटर है तो क्या बनेगा? लेजिस्लेचर एमपीस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, और एग्जीक्यूटिव हम किसे कहेंगे? मिनिस्टर्स। जो उसी एमपी के ग्रुप में से मिनिस्टर्स बनते हैं उसे कहते हैं कौन सा ग्रुप? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, काम क्या होता है? पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम होता है। लॉज जो बनाता है लेजिस्लेचर, इंप्लीमेंट कौन करवाता है? एग्जीक्यूटिव करवाता है। ठीक है, तो सेंटर के जो एग्जीक्यूटिव में था सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, जो गवर्नमेंट थी सेंटर पे वो रिस्पॉन्सिबल किसी को नहीं थी। जैसे आजकल अगर हम देख रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, लोकसभा। ठीक है, वहां जवाब देना पड़ता है। लेकिन इस टाइम पे ब्रिटिश ने अपने साथ सेंटर में क्या रखा कि जो एग्जीक्यूटिव विंग है इसमें मेजॉरिटी ब्रिटिशर्स होते थे। ठीक है, हम किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम अकाउंटेबल नहीं है, हम जो भी करेंगे हम किसी को जवाब नहीं देंगे। तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी। कहां पे? सेंटर पे। तो ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव था क्या? वॉइसरॉय का काउंसिल। जब हमने देखा था पहले, फिर एक इंडियन ऐड हो गया था उसमें, ये उसी काउंसिल की बात हो रही है, उसी को कहते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, इस टाइम पे उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल या जिसको हम कहते हैं वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इस टाइम पे मेंबर्स रखे गए 8। ठीक है, और इसमें से इंडियन मेंबर्स कितने रखे गए? 3। अभी तक कितना था? There was one which was added in Government of India Act 1909। ठीक है, 1919 में और 2 बढ़ाए, यानी कि इंडियंस की पार्टिसिपेशन और बढ़ गई। तो इस टाइम पे वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 8 में से कितने इंडियन से? 3। लेकिन स्टिल मेजॉरिटी किनकी थी? ब्रिटिश की एग्जीक्यूटिव। तभी उन्होंने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं बोला, वो अकाउंटेबल नहीं थे, वो कहीं पे भी किसी को भी आंसरेबल नहीं थे। दैट वाज एट दी सेंटर। तो यहां भी सब्जेक्ट्स को 2 लिस्ट में बांटा गया। ठीक है, सब्जेक्ट्स मतलब कि किन किन चीजों पे कानून बना सकता है एग्जीक्यूटिव, किन किन चीजों पे वो फंक्शंस डिलीवर कर सकते हैं। तो वो कौन से सब्जेक्ट्स थे? एक तो बनाए सेंट्रल सब्जेक्ट्स, यानी कि ये क्या क्या चीजें देख सकते हैं या जिस पे कानून बना सकते हैं ये। एंड सेकेंड वाज प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। आई होप कि दिस हैव यू गॉन थ्रू दिस शेड्यूल 7? शेड्यूल 7 पढ़ा है? तो बाकी यस कैसे बोल रहे हैं? फेडरलिज्म मतलब बाकी एंटी बैच में जो पॉलिटी चला उसमें नहीं होता, आइडिया भी नहीं दिया। शेड्यूल 7 थोड़ा सा डाइवर्जन ले रहा हूं इस चीज को समझाने के लिए मैं। दिस इज शेड्यूल 7 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 7 क्या है? फेडरल लिस्ट कहते हैं इसको। फेडरल लिस्ट का मतलब क्या होता है कि एक लिस्ट बनाया है जहां पे एक कॉलम में लिखा है यूनियन लिस्ट, एक कॉलम में लिखता है और कॉल्ड एज कंकरेंट लिस्ट। ये फेडरल लिस्ट क्या है? इसमें कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं जिसपे कानून सिर्फ बना सकता है सेंटर, पार्लियामेंट, सिर्फ वो उस पर फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले लिस्ट में वो कुछ चीजें लिखी है जिसपे कानून बना सकता है कौन? सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यही उस टाइम पे क्या था? सेंट्रल सब्जेक्ट्स, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर्स किया गया। कुछ पावर्स सेंटर के पास रहेंगे, कुछ पावर्स या कुछ सेक्टर्स किसके पास रहेंगे? स्टेट के पास रहेंगे। तो वो तब से किया गया था फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990। यहां पे एक और लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। इसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी है जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, बोथ कैन फॉर्म द लॉज। लेकिन अगर कोई कभी ऐसा हो गया कि सेम सब्जेक्ट पे दोनों ने कानून बनाया, सेम सब्जेक्ट पे, तो सेंटर का लॉ चलेगा। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन पे बात करते हैं हम। एजुकेशन पे अभी मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे मान लेते जेएनके से स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा कि उर्दू इज कंपल्सरी। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नहीं जी हिंदी कंपल्सरी बनाते हैं।
यानी कि कंपल्सरी सब्जेक्ट पे क्लैश आ गया, स्टेट बोल रहा है उर्दू, सेंटर बोल रहा है हिंदी, तो चलेगी किसकी? सेंटर की। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इट्स नॉट द एग्जैक्ट थिंग। हम सही कि हाउ अगर क्लैश बीच में आ गया तो उस टाइम पे सेंटर का चलेगा, जब किसी इस वाले किस पे सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की बात आएगी, जो किस लिस्ट में? कंकरेंट लिस्ट में है। तो ये कौन कहता है? शेड्यूल 7। ये वहीं से इनफैक्ट फिर आया, ये कॉपी किया गया कि कौन सा लिस्ट? यूनि लिस्ट। वहां पर उसको क्या कहा गया? सेंट्रल सब्जेक्ट जिसमें है, और क्या थे? प्रोविंशियल सब्जेक्ट। से भी वही है, इसमें सेंट्रल सब्जेक्ट लिखे, इसमें स्टेट सब्जेक्ट लिखे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट किस किस पे कानून बना सकती है। ठीक है। और तब भी ये कहा गया कुछ सब्जेक्ट्स अगर होंगे जो ना तो यहां है ना तो यहां है, ना तो प्रोविंशियल में, ना तो सेंटर में, ना तो प्रोविंशियल में, मतलब कभी भूल जाते हैं, कभी है नहीं कोई ऐसा सब्जेक्ट, अभी दिमाग में नहीं आया, क्योंकि इवॉल्विंग है कंट्री, नए नए सब्जेक्ट्स बनते रहते हैं। ठीक है ना। तो वो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली किसके पास जाएगा? सेंटर के पास जाएगा, वो स्टेट के पास नहीं होगा। यहां भी कुछ ऐसा है। ठीक है। कंकरेंट लिस्ट के बाद देयर इज अ रिजर्व लिस्ट, यानी कि अगर कोई भी ऐसा मुद्दा या सब्जेक्ट है जो अचानक से अराइज हो गया, नया कुछ सब्जेक्ट क्रिएट हो गया, वो ऑटोमेटिकली सेंटर के पास जाता है, सेंटर उस पर कानून बना सकता है। तो तब भी ये प्रोविजन रखा गया। इनने दो लिस्ट बनाए, वन लिस्ट वाज द सेंट्रल लिस्ट, अदर लिस्ट वाज द प्रोविंशियल द सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो इसके बगैर अगर कोई और सब्जेक्ट अराइज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली किसके पास जाएगा? सेंट्रल सब्जेक्ट बन जाएगा वो। अब जो सेंट्रल सब्जेक्ट थे, फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स अपने पास रखे, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स थे, ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, कम्युनिकेशन, ये सब उस पर कौन कानून बना सकता था? सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। और जब बात रही प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, वो क्या रखेंगे? पब्लिक हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर, ये सब सब्जेक्ट्स उनको दिए प्रोविंशियल्स को। ये खुद उन पे कानून बनाएंगे, तो खुद उनको हैंडल करेंगे। दैट वाज द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। इनने दो लिस्ट बनाए, द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। राइट इट डाउन। There was no responsible government. There was no responsible government at the center. At the center. Next, okay, the number of Indians in the Viceroy's Executive Council. The number of Indians in the Viceroy's Executive Council was raised to. Viceroy's Executive Council was raised to 3. Was raised to 3 among 8. Raised to 3 among 8. Next, okay, there were two lists. There were two lists of administration. There were two lists of administration which were as following. Which were as following. कौन कौन से थे? एक तो सेंट्रल सब्जेक्ट्स और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। तो छोटा सा एक कॉलम बनाना, 4-5 लाइंस जहां पे होंगी, बस हमें ये दिखाना है कि सेंट्रल में क्या क्या एग्जाम्पल्स थे और प्रोविंशियल्स में क्या क्या थे। सेंटर में जो डिफेंस, यानी कि डिफेंस पे कानून कौन बनाएगा? सेंटर। ठीक है। डिफेंस के बाद ऐसी फॉरेन अफेयर्स, ऐसी कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एटसेट्रा। Post and telegraphs, etc. Communication line.
हाँ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, बट पोस्ट एंड टेलीग्राफ पे अलग रूल्स बनते थे उस टाइम पे। जैसा यहाँ पे पब्लिक हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट हम कैसे कहते हैं, गवर्नमेंट एट लोअर लेवल, सेल्फ गवर्नमेंट, जैसा आजकल पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। ऐसी एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर, एटसेट्रा। Next point you will write, any subject which was not specially, any subject which was not specially transferred to the provinces, were also considered a central subject. कुछ और प्रोविजंस बनाए गए इस एक्ट में। किस एक्ट में? हाँ, सम एक्स्ट्रा प्रोविजंस क्या थे? सबसे पहले इस एक्ट ने पहली बार इंडिया में बनाया पीएससी। पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे जेकेपीएससी है, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, जो डिफरेंट एग्जाम्स करवाते हैं यहाँ पे। तो पहली बार इंडिया में पीएससी बनाने की बात किसने की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि यहाँ पे अब एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स होंगे, जो एक टाइम पे कहाँ पे होते थे? लंदन में। As I mentioned कि एग्जाम्स कहाँ करते थे? बाहर। अब पहली बार यहाँ एक बोर्ड ये बनाने की बात की, दैट वाज पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। होम चार्ज हमने एक बार देखे थे। होम चार्ज क्या थे? कि वहां के लोगों को सैलरी जो यहाँ के लिए काम करते थे वो कहाँ से पे होते थे? यहाँ के पैसे से। लेकिन इस एक्ट ने वो चेंज किया। इन्होंने कहा कि जो होम चार्ज होंगे, होम चार्ज वो कहां से अब दिए जाएंगे? ब्रिटिश एक्सचेकर। मतलब कि वहीं के पैसे यूज होंगे किसके लिए? जो वहां काम कर रहे इंडिया के, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पहले पैसे जाते थे यहां से उसकी सैलरी, या जो भी वहां काम करते थे फॉर इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उनके लिए सैलरी कहां से जाती थी? हिंदुस्तान से जाती थी। लेकिन इस एक्ट ने कहा कि पैसे कहां से मिलेंगे उनको? अब ब्रिटिश से ही मिलेंगे, यहां से पैसे नहीं जाएंगे। तो यू कैन से होम चार्ज वर पेड नाउ फ्रॉम ब्रिटिश एक्सचेकर, वहां के पैसे से उनको पे किया जाता था। ठीक है। और तीसरा जो प्रोविजन था, अब ये कहा गया जो भी इन्हें एस्टैब्लिश किया इस एक्ट में, सेंट्रल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे जो भी ने सिस्टम्स क्रिएट किए, 10 साल के बाद आफ्टर 10 इयर्स एक कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है। किस लिए बनाया जाएगा? वो चेक करेगा 10 साल के बाद जो भी हमने प्रोविजंस बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, क्या वो प्रोविजन सही से चल रहे हैं या नहीं, यानी कि रीचेक करने के लिए जो भी हमने एस्टैब्लिश किया सिस्टम, कहां पे? प्रोविंसेस में, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव में, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में, सेंट्रल लेजिस्लेचर में, क्या सही से वो सिस्टम चल रहे हैं या नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए 10 साल के बाद क्या बनाया जाएगा? एक कमीशन बनाया जाएगा जो इस चीज की स्टडी करेगा। तो 10 साल टेक्निकली कब होंगे? 1919 के बाद 1929। ठीक है। तो दैट मींस 1929 में कमीशन बनेगा जो इस एक्ट का रिव्यू करेगा कि सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। दिस वाज वन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ, जिसने खुद लिखा था इन्होंने इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। समझ आए? लिखो ये सम एक्स्ट्रा प्रोविजंस में आप लिखेंगे। एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पीएससी, Act provided for the establishment of a PSC, in India,
Establishment of a PSC in India for the first time. PSC in India for the first time. Number 2, home charges were to be paid from British Exchequer. Home charges were to be paid from British Exchequer. Exchequer, EXCHEQUER. Exchequer. Next, okay. Act stated that a statutory commission, STATUTORY, statutory commission would be set up at the end of 10 years after this act. Would be set up at the end of 10 years. At the end of 10 years after this act, which shall inquire into the working system of government. Which shall inquire into the working system of government. होम चार्ज की बात, होम चार्ज में क्या देखा था जब ड्रेन थ्योरी हमने पढ़ी थी, ड्रेन थ्योरी का एक कंपोनेंट था होम चार्ज, जहां हमने देखा था कि कैसे उन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे यहां का पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है, तो वो होम चार्ज यहां से जाता था पैसा। अब इस एक्ट ने कहा कि यहां से पैसा नहीं जाएगा, होम चार्ज वहां के पैसे से ही दिया जाएगा, जो भी सैलरीज देनी है वहां पे जो इंडिया के लिए वहां बैठ के काम कर रहे हैं, तो वो पैसा कहां से जाएगा, ब्रिटिश एक्सचेकर से जाएगा, ठीक है, ये समझ आपको। दिस वाज ऑल अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट। दो एक्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इनफैक्ट 3 आई विल मेंशन, 1909, 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो हम आगे पढ़ेंगे। इन 3 एक्ट से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं कि क्या चेंज आई इनटू द इंडियन दिस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इनटू द इंडियन गवर्नेंस, ठीक है। किनको, वो तो प्रोविंस कर रहा था, प्रोविंस में अपनी सरकार कर रही थी, सेंटर में सेंटर कर रहा था, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज गांधीयन फेज इन इंडिया। अभी तक हम महात्मा गांधी का कहां तक देख चुके हैं कि वो साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है, वहां वो 20 साल रहे थे, ठीक है, तो 20 साल के बाद वो वापस आए कहां, हिंदुस्तान। इट्स नॉट एक्चुअली 21 ईयर्स, यू कैन से, बस मैंने क्वेश्चन भी लिया था, ठीक है, इट्स एक्चुअली एग्जैक्ट 21 ईयर्स जो हम देखते हैं, ठीक है, तो जनरली 20 साल बोला जाता है, तो राउंड फिगर में 20 बोला जाता है, बट एक्चुअली क्या है, 21 साल वो कहां पे रहे, साउथ अफ्रीका में रहे। तो 21 साल के बाद जब वापस आए, द मंथ वाज जनवरी 1915, ठीक है, उससे पहले ही निकले थे वहां से साउथ अफ्रीका में, लेकिन पहले गए थे लंदन किसी हेल्थ इशू को लेके, तो वहां से फिर आए थे कहां, इंडिया। तो इंडिया में जब वो आए, द मंथ वाज जनवरी 1915, तो तब वो कहा इंडिया वापस। जब वो इंडिया आए तो उनके काम करने का तरीका ही अलग था, ठीक है, तो काफी फेमस हो चुके थे इंडिया में बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। तो इंडिया में सब लोगों ने सुना था वहां पे कोई इंडियन है, महात्मा गांधी वहां पे लड़ रहे हैं फॉर द सेक ऑफ इंडियंस। तो जब वो यहाँ पे आए, काफी पार्टीज ने ऑफर भी किया कि हमारे साथ जुड़ जाओ, लेकिन उनके काम करने का तरीका अलग था, वो ऐसे किसी इशू में नहीं जाते थे, पहले वो इनका जो कैसे कंप्लीट इन डेप्थ स्टडी करते थे, तब जाके वो किसी इशू पे बात करते थे या कमेंट करते थे, दैट वाज हिज वर्किंग स्टाइल, ठीक है। तो पहला साल इनने किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, पहले साल इनने पूरा क्या किया, टूर किया इंडिया का, इश्यूज समझे इंडिया के,
कि कहाँ पे क्या इश्यूज है, क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग कल्चर्स थे, अलग अलग लोग थे और सब अलग अलग लोगों के अलग अलग इश्यूज थे ब्रिटिश से। इट वाज नॉट ए होमोजेनस पॉपुलेशन, तो वहां हम बोलते घूमने की जरूरत नहीं है, पता है कि सब लोगों की इश्यूज क्या है। इंडिया इज ए हेटेरोजेनस कंट्री, दैट मीन्स यहाँ पे मिक्स्ड पॉपुलेशन है, डिफरेंट मजहब है, डिफरेंट कल्चर्स है, डिफरेंट कास्ट है और हर एक मजहब की अलग अलग शिकायतें थी किससे, ब्रिटिश से। तो उन चीजों को समझने के लिए उसने पहले पूरा 1 साल का समय लगाया टूर करने में इंडिया का, और इस साल में उसने समझा नेचर क्या है सब लोगों का, किस हिसाब से वो स्ट्रगल कर रहे हैं और उनकी क्या क्या रेजेंटमेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिश। दैट वाज हिज स्टार्टिंग फेज इन इंडिया। ठीक है, सो विल मेंशन इन दिस ही रिटर्न टू इंडिया। He returned to India in January 1915. In January 1915. Next देखिए, he had his own style of working. His own style of working, whereby he never intervened whereby he never intervened in a situation, इंटरफेयर की बात करो, इंटरवीन मतलब इंटरफेयर करना, intervened in a situation without first studying the issue, without first studying the issue with great care. विद ग्रेट केयर। और इनफैक्ट जब यहाँ पे इनसे पहले जो मूवमेंट चल रही थी वो कौन सी थी, होम रूल मूवमेंट, इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो 1914 से कब तक चली थी, 1916 तक कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये उसके सपोर्ट में थे ही नहीं, ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ होम रूल मूवमेंट, ठीक है। तो ये कभी भी पूछते कि गांधी सपोर्ट में थे, स्टेटमेंट्स के थ्रू पूछते हैं क्या गांधी, क्योंकि ऐसा लगता है कि इंडियन मूवमेंट थी, होम रूल को जो चला रहे थे वो हिंदुस्तान के लिए चला रहे थे, शायद गांधी उसके साथ होता। तो रिमेंबर दिस, ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ होम रूल मूवमेंट। उनका यही था, ब्रिटिश अभी बिजी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो कहाँ हम यहाँ से, अब उनका तरीका क्या था, वो चाहते थे ब्रिटिश के साथ अच्छा करना है यहाँ पे भी, क्योंकि वो उसी तरीके से वहां भी कामयाब हो चुके थे, ठीक है। कुछ अच्छा ही दिखा के, सत्याग्रह जो उनका था मूवमेंट वहां पे, या नॉन वायलेंस जो उनका एक बड़ा हथियार था उनके पास, दैट वाज हिज वर्किंग स्टाइल। सो वो नहीं चाहते थे कि हम ब्रिटिश को इस सिचुएशन में खड़ा करें, वो उस साइड से बिजी है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, और हम यहाँ से उस टाइम पे अटैक करें किसी मूवमेंट को लेके, ठीक है। सो क्या चाहते थे कि अच्छे से हम ब्रिटिश से पेश आए, जब उनको अच्छा ही दिखाएंगे तो शायद वो हमारे लिए अच्छा वापस करेंगे। इसीलिए 1914, 15, 16 जब ये होम रूल मूवमेंट चल रहा था, ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ दैट मूवमेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट, या कहीं भी आप अलग से लिखो नोट में, या नेक्स्ट पॉइंट ही मेंशन करो, ही वाज नॉट इन द फेवर ऑफ, he was not in the favor of home rule movement. He was not in the favor of home rule movement. तो क्या मैंने इनके बारे में बताया, पहले साल क्या किया था, पूरे हिंदुस्तान का टूर किया था, देखा था हिंदुस्तान का नेचर क्या, और उसी टूर करने के दौरान इनने एक आश्रम भी बनाया था, ठीक है। द आश्रम कहां पे, एट अ प्लेस कॉल्ड एज, उसको फेमसली कहा जाता है अहमदाबाद में ही ना पोरबंदर, ठीक है। दैट वाज द साबरमती आश्रम, ठीक है। सो नेक्स्ट विल मेंशन, ही स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर, he spent his first year in touring, Touring, all over India,
and organizing his ashram in Ahmedabad, and organizing his ashram in Ahmedabad in 1916. Organizing his ashram in Ahmedabad in 1916. तो जब भी इनको कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती थी कि हमारे साथ ज्वाइन करो, इनका एक कमेंट होता था, अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करूंगा तो मैं उसका पूरा स्ट्रक्चर बदल दूंगा। मतलब ये कह रहे थे कि मैं उनके हिसाब से काम नहीं करूंगा, फिर पार्टी को ही मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये इनका एक दैट यू कैन से लॉजिकल थिंकिंग थी कि आई विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द पार्टी, ठीक है, तो फिर पार्टी को मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा, जो मेरे तरीके है काम करने के। तो ये दैट वाज हिज कमेंट फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। सो नेक्स्ट विल मेंशन he did not believed in the methods of home rule leaders, in the methods of home rule leaders, Further, he commented that तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे आगे। he could join any organization to effect its policy and not to be affected by it, Next, in the beginning, Gandhi continuously looked into the regional issues like, अब किया क्या इनने पूरे पहले इस साल में, एक तो इनने पूरे इंडिया का टूर किया, आश्रम बनाया अपना, और कुछ लोकल इश्यूज को देखा। लोकल मतलब रीजनल इश्यूज, नॉट ऑन द नेशनल लेवल। देखो मैं रीजनल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक रीजन में अलग अलग रेजिडेंट्स थी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट राइज हो रहा था, नेशनल कॉन्सेप्ट, हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट, इंडिया का कॉन्सेप्ट। ये उस पर अभी नहीं देख रहे थे, इसने रीजनल इश्यूज को पहले देखा, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो इशू देखा था, द फेमस इशू ऑफ चंपारण इशू। चंपारण एक जगह का नाम है, कहां पे, बिहार में। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज चंपारण इन बिहार। तो वहीं पे कुछ लोकल इशू था, उसी इशू को पहले इन्होंने देखा, एंड इट वाज इन द ईयर 1917 व्हेन ही एक्चुअली इंटरवीन्ड इनटू दिस इशू व्हिच वाज देयर एट चंपारण, ठीक है। चंपारण में क्या हुआ था, ब्रिटिश प्लांटर्स थे वहां पे। अब देखो ब्रिटिश यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स भी कर रहा था, ब्रिटिश यहाँ पे एग्रीकल्चर भी कर रहा था, ब्रिटिश यहाँ पे कैश क्रॉप्स भी उगा रहा था अपने फायदे के लिए। तो प्लांटेशन, हैवी प्लांटेशन कौन कर रहा था, ब्रिटिश यहाँ पे। तो कुछ प्लांटर्स थे, उन्होंने डील की थी लोकल फार्मर्स के साथ, ठीक है। डील क्या थी, लेट इट बी दैट लोकल फार्मर का एक प्लॉट है जिसको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे डील क्या थी ब्रिटिश प्लांटर्स की इनके साथ, कि आपका हाफ प्लॉट अपने लिए रहेगा, आप उस पर खुद के लिए जो उगाना है उगा लो, लेकिन हाफ प्लॉट पे आप उगाओगे इंडिगो, ठीक है। इंडिगो क्या था, व्हाट वाज इंडिगो? वो तो ठीक है कैश क्रॉप था, बट इंडिगो व्हाट वाज दिस क्रॉप? क्या था? हाँ, डाई, टाइप ऑफ डाई होती थी इससे, ठीक है। तो यही प्लांटेशन होती थी इंडिगो की। तो ये इनके साथ डील होती थी, अब समझ लो।
तो ये भी मानते थे क्योंकि इनको पता थी ब्रिटिश यहां पे पावर में, तो वी हैड टू ओबे द ब्रिटिश प्लांटर्स, ठीक है। तो लेकिन उस टाइम पे 1917 में मार्केट्स में सिंथेटिक डाई इंट्रोड्यूस हो गया। डाई मतलब जो मशीन से बनता है, जो इंडस्ट्रीज में बनता था, तो वो इंट्रोड्यूस हो गया मार्केट्स में। इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था अच्छा खासा, तो ये वाला मिलता था महंगा, जो इंडिगो प्लांटेशन थी ये डाई महंगी मिलती थी, अब ये मशीन मेड सस्ती, तो कौन सा चलेगा मार्केट में, दिस वन। तो प्लांटर्स को भी छोड़ना था ये डील करना, लेकिन उनने कहा अब फार्मर्स को ये नहीं पता था कि मार्केट में कुछ क्या है, सिंथेटिक डाई है जो मशीन से बनता है। तो इन्होंने कहा क्यों ना हम इस एग्जिट को, जो ये प्लांटर्स इनके साथ डील में थे, हमें एग्जिट करना है वहां से, इस एग्जिट को अपने फायदे में बदलते हैं। इनने इनसे एडवांस पैसे लिए, ठीक है, किनसे, फार्मर्स से। एडवांस टैक्स लिया, एडवांस रेंट लिया किनसे, फार्मर्स से, और कहा कि हम, और क्या बोल के कहा कि हम आपकी जमीन को छोड़ेंगे। अब टेक्निकली अगर हम देखेंगे ये जमीन किनके अंडर थी, ब्रिटिश प्लांटर्स के अंडर थी, क्योंकि उन्हीं के लिए उग रहा था यहाँ पे। तो ये फार्मर्स से कहने लग गए कि हम आपकी जमीन को छोड़ देंगे, आपको हमें कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। अब फार्मर्स भी खुश, कहा ठीक है, पैसे कुछ दे देते ब्रिटिश प्लांटर्स को, अपनी जमीन छुड़वाते हैं इनसे, फिर अपनी मर्जी से जो उगाना होगा वो उगा लेंगे। तो फायदा उठाया किस चीज का, उनको वैसे भी निकलना था इस डील से, क्योंकि वो चल नहीं रहा था, अब चल क्या रहा था, सिंथेटिक डाई मार्केट में चल रहा था, तो उनने उसको फायदे में बदलने की कोशिश की थी। अब समझ लो। तो लेकिन जब फार्मर्स को पता चला, वहीं पे फिर इशू बन गया चंपारण इशू। इसमें पहली बार इंटरवीन किया किसने, गांधी ने, ठीक है। राइट इट डाउन। नंबर 1 इश्यूज लाइक नंबर 1 चंपारण इशू। इन साथ में यहीं पे लिखना, ये चंपारण कहां पे, बिहार, विद डेट्स 1917। अब एग्जैक्ट में रेशियो देखूं कितनी जमीन पे इंडिगो प्लांटेशन करनी थी, इट वाज एक्चुअली 3/20, यानी कि अगर इस जमीन के 20 हिस्से हैं, ठीक है, 20 इक्वल हिस्से करें, मान लो किसी के पास 20 कनाल लैंड है, कोई फार्मर है, तो दैट मींस 20 यूनिट्स है उसके पास, ठीक है, उसमें से 3 यूनिट्स पे क्या उगेगा, इंडिगो, यानी कि 3 कनाल पे क्या उगेगा, इंडिगो। ये डील होती थी किनकी, यूरोपियन प्लांटर्स किसके साथ, फार्मर्स के साथ। इस सिस्टम को ये क्या कहते थे, तीन कथ्या सिस्टम। 3 मींस 3, ठीक है, दैट मींस 3 यूनिट्स ऑफ लैंड किसको जाएंगे, यूरोपियन प्लांटर्स को, या ब्रिटिश प्लांटर्स भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो नाउ वी राइट इन चंपारण यूरोपियन प्लांटर्स हैव इन्वॉल्व्ड the cultivators in agreement, that forced them to cultivate indigo, on 3/20th ब्रैकेट्स में वहीं पे लिखना, सिस्टम का नाम क्या था, टिन कथ्या सिस्टम। TINKATHIA, टिन कथ्या सिस्टम of their holdings, 3/20th of their land holdings, Next point we'll mention, by the end of 19th century, German synthetic dye, by the end of the 19th century, German synthetic dye completely forced out indigo,
indigo from the markets. From the markets. इनके इंडिगो था क्या? सिंथेटिक डाई कह सकते हो आप इसको, ऑर्गेनिक जैसे हम कहते हैं, जो प्लांटेशन से आता है, टाइप ऑफ ब्लू कलर था ये, इंडिगो वाज ब्लूइश कलर, तो सिंथेटिक डाई। ठीक है, अब आया क्या था? केमिकल वाला डाई, जैसे आजकल होता है डाइज डिफरेंट कलर्स में, क्या केमिकल, पहले नेचुरल कलर्स यूज होते थे दुनिया में, जैसे रेड कलर के लिए ब्लड का कलर यूज करते थे, ग्रीन के लिए लीव्स का कलर यूज करते थे ग्रीन करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या है, केमिकल वाले दिस कलर्स आए या डाइस आए। ऐसी ये इंडिगो जो था इट वाज द सिंथेटिक डाई, इसी को रिप्लेस किया किसने? मार्केट के केमिकल वाले डाई ने, जिसको हम सिंथेटिक, जर्मन सिंथेटिक डाई कहते थे। वो क्यों था? क्योंकि सस्ता मिलता था। अब लोगों को क्या ही मतलब है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से, उनको चाहिए कम दामों में, तो इसीलिए जर्मन सिंथेटिक डाई चलने लग गया ज्यादा। तो इसीलिए जो अब यूरोपियन प्लांटर्स थे, यूरोपियन जो थे जिनके साथ डील में थे, वो अब इसको छोड़ना चाहते थे इंडिगो प्लांटेशन को, तो लेकिन उनने क्या बदल दिया, इसको फायदे में बदलने की कोशिश की थी। कैसे? उनसे बोला हम आपकी जमीन छोड़ देंगे, जो 3 यूनिट्स हमारे पास है जिस पर आप इंडिगो कल्टीवेशन करते हो, हम ये फ्री करेंगे, लेकिन आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट विल मेंशन यूरोपियन प्लांटर्स हु वेर कीन, यूरोपियन प्लांटर्स who were keen to release, who were keen, K-E-E-N, keen to release the cultivators, who were keen to release cultivators from the obligation keen to release the cultivators from the obligation of cultivating indigo, from the obligation of cultivating indigo, comma, so they tried to turn their, so obligation of cultivating indigo, obligation of cultivating indigo, comma, so they tried to turn their, so they tried to turn their necessity, turn their necessity into their advantage, into their advantage by taking advance rent, by taking advance rent and illegal dues, by taking advance rent and illegal dues for the price of release, for the price of release. यानी कि जमीन छोड़ने का जो प्राइस ने उनसे लिया, कहा हम आपकी जमीन छोड़ेंगे, इनको तो वैसे भी छोड़नी थी, उनके किसी काम का नहीं था अभी, ठीक है, तो फायदा उठाने की कोशिश हो रही थी। तो ये वहां पे कुछ लोगों को पता चली, तो उनका एक लीडर था जो वहां पे प्लांटर्स या फार्मर्स थे, द पर्सन वाज नेम्ड एज राजकुमार शुक्ला। तो इन्होंने पर्सुएड किया गांधी को, इन्होंने इनवाइट किया गांधी को कि यू लुक इनटू दिस इशू। तब जाके गांधी आए थे कहां? चंपारण, बिहार, इस इशू को देखने के लिए कि जो इलीगल वहां पर ड्यूज एंड रेंट लिया जा रहा है किनसे? प्लांटर्स से। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए किसको बुलाया गया? गांधी को। तो गांधी आए कहां? चंपारण, बिहार। लेकिन जो ही उसने एंट्री ली चंपारण, बिहार में, सबसे पहले जो वहां पे कौन थे? जो कमिश्नर थे वहां पे, डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर, ठीक है, उन्होंने मना किया था गांधी को डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए, क्योंकि वो भी जानते थे गांधी इज अ फेमस पर्सनालिटी, पीपल फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ गांधी। तो उन्होंने कोशिश की थी गांधी को रोकने की, ठीक है, लेकिन गांधी ने ये उनका ऑर्डर ओबे नहीं किया। वो क्या आ गए? सीधे चंपारण में एंटर हो गए टू लुक इनटू द इशू। तो इसको इसीलिए कहते हैं फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। डिसओबे मतलब क्या होता है? दैट मानना नहीं। जब कमिश्नर ने मना किया था दैट यू कांट एंटर टू द डिस्ट्रिक्ट, या उन्होंने बोला था आप यहां से जितनी जल्दी हो सके उतना निकल लो यहां से डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि वो नहीं चाहते वहां पर इशू क्रिएट करना। बट गांधी डिसओबेड दैट ऑर्डर ऑफ कमिश्नर, ठीक है। तो दैट वाज द फर्स्ट डिसओबीडियंस एक्ट ऑफ गांधी इन इंडिया। इसीलिए इसी चंपारण इश्यू को इट्स कॉल्ड एज फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, ऑन दिस इश्यू अ पेजेंट लीडर, on this issue a peasant leader
Rajkumar Shukla. On this issue, a peasant leader, Rajkumar Shukla, invited Gandhi to look into the issue. Invited Gandhi to look into the issue. Next we'll mention, on reaching Champaran, Gandhi disobeyed the order of. On reaching Champaran, Gandhi disobeyed the order of commissioner. Order of commissioner to leave the district. Gandhi disobeyed the order of commissioner to leave the district. Due to which it's also called as first civil disobedience. First civil disobedience. अब जब ये आए कहां पे, चंपारण में, तो इसने वहां पे क्या किया, जो वहां पे लोकल लीडर्स थे उनके साथ बैठ के इंक्वायरी की कि मसला क्या है, क्योंकि ये वहां पे एंटर हो चुके थे, इन्हें भी सुना नहीं था, अब इनको सुनना था कि व्हाट इज द एक्चुअल इश्यू इन दी चंपारण। तो जो वहां के लोकल लीडर्स थे बिहार के, ठीक है, तो उनके साथ इसने बैठ के इशू सुना, ठीक है, व्हाट इज द इशू एक्चुअली गोइंग ऑन इन चंपारण। तो वो लोकल लीडर्स कौन थे, ब्रिज किशोर वाज वन ऑफ द लीडर्स, ठीक है, नरहरि पारिक, ये फिर बाद में फ्रीडम फाइटर्स बन गए सब, ये लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीवन वाज इन्वॉल्वड इनटू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। बट यहाँ पे हमें ये याद रखने को मिलता है कि बिहार से थे, ठीक है, ऐसे ही जेबी कृपलानी, ठीक है, वन मोर पर्सन वाज राजेंद्र प्रसाद, इंपॉर्टेंट पर्सन। कैसे इंपॉर्टेंट है ये, हाँ, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन था, राजेंद्र प्रसाद। जो ऐसी टेम्पररी प्रेसिडेंट था कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये कौन थे, इलेक्टेड, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक वो बॉडी जो हिंदुस्तान का आईन लिख रही थी, आईन बना रही थी, ठीक है। तो ये सब लीडर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो ही वाज आल्सो फ्रॉम बिहार, ठीक है। सो ये लोकल लीडर्स बिहार के थे, इनके साथ मिलके गांधी ने बैठ के वहां पे इशू सुना पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट विल राइट, ही फर्दर इनिशिएटेड इंक्वायरी, with the help of local leaders, like we'll mention all these four names, local leaders like Brij Kishore, Narhari Parikh, JB Kriplani and Rajendra Prasad. तो फिर जब इन्होंने बहुत प्रेशर पुट किया गवर्नमेंट पे उस टाइम पे, along with Gandhi, it was Gandhi who was leading this thing, which this applied pressure on the government. So गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, एक कमीशन अपॉइंट किया इस इशू को देखने के लिए, गवर्नमेंट कमीशन। तो उस कमीशन ने फिर फैसला क्या सुनाया था, जो प्लांटर्स ने पैसा लिया है किन से, फार्मर्स से, जो यहाँ के थे, तो उसमें 25% पैसा जो है वो वापस दिया जाएगा। ये कमीशन ने फैसला सुना है कि 25% जितना भी लिया है उसका 25% आप क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। और साथ साथ जो ये तीन कथ्या सिस्टम था इसको भी अबॉलिश किया उस टाइम पे बाय एन एक्ट कॉल्ड एज चंपारण एग्रेरियन एक्ट,
दिस वाज द एक्ट व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश। तो इस एक्ट के थ्रू जो तिनकथिया सिस्टम था इसको क्या किया, अबॉलिश, खत्म किया इसको। अब कोई भी ऐसी डीलिंग नहीं होगी बिटवीन द यूरोपियन प्लांटर्स एंड द इंडियन फार्मर्स। ठीक है, सो हाउ मच इट वाज रिफंडेड, इट वाज 25% व्हाट द ब्रिटिश प्लांटर्स या यूरोपियन प्लांटर्स हैड टेकन फ्रॉम द फार्मर्स। ठीक है, नेक्स्ट टू राइट, एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट अपॉइंटेड, as a result government appointed a commission in 1917 for inquiry, which gave the judgment that planters have to refund 25% of money, have to refund 25% of the money they had illegally taken from the peasants. 25% of the money they had illegally taken from the peasants. As well as it ended Tinkathya system. By Champaran Agrarian Act, Agrarian Act. फिर जो सेकंड इशू था जो गांधी ने देखा, रीजनल इशू, अभी हम नेशनल लेवल पे नहीं है कि नेशनल लेवल पे कुछ गांधी कर रहे थे, इट वाज द सेकंड रीजनल इशू। ये रीजन कौन सा था, अहमदाबाद। तो वहां पे क्या चल रहा था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इट वाज इन 1918। अहमदाबाद इज इन गुजरात, ठीक है। तो वहीं पे अहमदाबाद जो प्लेस था वहां पे मिल स्ट्राइक चल रही थी। मिल का मतलब है फैक्ट्री, ठीक है। तो वहां के वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी, तो उनने फिर से पर्सुएट किया किसको, गांधी को, कि यहाँ हमारा इशू कुछ ऐसा चल रहा है, मिल स्ट्राइक हमारी चल रही है, सो लुक इनटू द इशू। लेकिन वर्कर्स ने स्ट्राइक किस बात पे की थी, कुछ ना कुछ होगा, कुछ रिजेंटमेंट, तभी तो स्ट्राइक करेंगे वर्कर्स। अब यहाँ पे क्या था, अहमदाबाद में प्लेग चल रहा था इन सालों से पहले, 1918 से पहले क्या चल रहा था, देयर वाज प्लेग। प्लेग क्या होता है, एक ऐसी बीमारी जो बहुत क्विकली फैल जाती है, ठीक है। तो प्लेग यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। तो प्लेग के टाइम पे वर्कर्स को बोनस मिला था। बोनस मतलब जो उनकी सैलरी थी उसमें कुछ बढ़ाया गया था एज ए बोनस। बोनस दिया जाता है, कभी विड्रॉ भी किया जाता है। मान लो कि पर्सन इज टेकिंग 10,000 एज सैलरी, उसको 2,000 रुपए बोनस दिया गया जब तक प्लेग चलेगा। अब प्लेग ठीक होने वाला था तो कंपनी ने डिसाइड किया, जो मिल थी वहां पे उनकी, उसके ऑनर्स ने डिसाइड किया जो हमने बोनस दिया था हम वो विड्रॉ करेंगे, अब वो हम नहीं देंगे, ठीक है। तो पहली नाराजगी इसी पे थी वर्कर्स की कि हम नहीं चाहते विड्रॉल ऑफ बोनस हो। सेकंड वाज 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ था। हमने पहले ही देखा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के जो इफेक्ट्स थे इंडिया पे, वो क्या था, फूड बहुत कम हो रहा था। क्यों? क्योंकि फूड डाइवर्ट किया जा रहा था आर्मी की, ब्रिटिश आर्मी की ओर। तो यहाँ पे जब फूड कम हो गया था, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा हाई हो गया था, जो चीजें मिल रही थी वो बहुत महंगी मिल रही थी, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन वॉज वेरी हाई इन दिस ईयर 1918। तो वैसी महंगाई बढ़ी थी। आजकल जब महंगाई बढ़ती जाती है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने दिस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होती है, डीएनएस अलाउंस देती है, डीए जिसे हम कहते हैं। व्हाट इज डीएनएस अलाउंस? वो वही होता है कि जो रेट्स बढ़ गई है चीजों की, तो गवर्नमेंट थोड़ा सा सैलरी में इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो वैसे इनके साथ जो ये मांग रहे थे, इनकी डिमांड जो थी वर्कर्स की, ये कह रहे थे कॉस्ट ऑफ लिविंग वैसे भी हाई हो रखा है, बोनस तो रखो ही रखो और ऊपर से हमारी सैलरी भी इंक्रीज करो। दीज वर द डिमांड्स ऑफ द मिल ऑन दिस वर्कर्स इन अहमदाबाद। तो इसी पे स्ट्राइक चल रही थी। जो फैक्ट्री या मिल के ऑनर्स थे वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने स्ट्राइक की थी। दिस वाज द इशू इन अहमदाबाद। तो फिर से वहां पर अहमदाबाद कौन पहुंचे, महात्मा गांधी पहुंचे, एंड ही लुक्ड इनटू द इशू। नंबर 2, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918।
In this you write, here issue was plague bonus. Here issue was plague bonus. Plague bonus which was given to the workers. Which was given to the workers was to be withdrawn. Was to be withdrawn. Was to be withdrawn. Next, देखिए, moreover in the aftermath of World War First. Cost of living increased. Which forced workers to demand increase in wages, and continuation of plague bonus. तो क्या किया वहां पर फिर गांधी ने? उसने पहले वन ऑफ द मिल ऑनर को कन्विंस किया कि काम करते एक ट्राइब्यूनल टाइप ऑफ सेमी कोड बनाते, हम वहां पर फैसला करेंगे कि वर्कर्स के साथ क्या करना है। ठीक है, मतलब ट्राइब्यूनल कहते हैं, ट्राइब्यूनल इज ए कॉस्ट जुडिशियल बॉडी। ट्राइब्यूनल का मतलब क्या होता है? उसका एक इशू होता है, वो इशू सॉल्व करते तो ट्राइब्यूनल खत्म हो गया, कोर्ट खत्म हो गया, उसे कहते हैं ट्राइब्यूनल। तभी इसे कहते हैं क्वाजी जुडिशियल बॉडी, जिसका फंक्शन होता है कोई एक केस सुनना, उसके बारे में फैसला सुनाना। जैसे वाटर ट्राइब्यूनल एक ऐसा ट्राइब्यूनल जो सिर्फ वाटर जो रिलेटेड केसेस होते हैं, जैसे दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई चल रही है वाटर शेयरिंग के बेसिस पे, किसी रिवर से वाटर निकालना, ठीक है, तो दो स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं, तो वो हाई कोर्ट नहीं जाएगा, वो केस वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, वो जाएगा वाटर ट्राइब्यूनल में। ये क्यों ट्राइब्यूनल्स बनाए गए इंडिया में? ताकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का बर्डन कम हो जाए। जब हम अलग से ट्राइब्यूनल बनाते हैं तो केसेस, पर्टिकुलर केसेस वहीं चले जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि जो आपका जैसा एनटी वाला केस था, वो कहाँ गया? क्या वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है? नहीं। क्या वो हाई कोर्ट में चल रहा है? नहीं। क्या वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है? नहीं। वो क्या कहाँ चल रहा है वो केस? द बॉडी इज टर्म्ड एज कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ठीक है, ये तो सबने सुना कैट में केस चले। कैट मतलब क्या होता है? इट्स नॉट द कैट, बिल्ली नहीं है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मसले है, वो केसेस जो है वो सिर्फ कौन सुनेगी? ये बॉडी जिसका नाम है कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मसला ही था, पोस्ट निकाले गए। हाँ, इसमें वही होता है, मतलब वो अलग होते हैं वो, लेकिन ठीक है, इट जस्ट टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कोर्ट्स। सो जो ये कोर्ट भी चला जाता हाई कोर्ट, वैसे ही बहुत पेंडेंसी ऑफ केसेस चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, तो ऐसे केसेस बढ़ते जाएंगे। अब इन्हें इसलिए अलग किया, एडमिनिस्ट्रेटिव जो केसेस होंगे उसके लिए एक बॉडी बनाई है कैट के नाम से। ठीक है, ऐसी स्टैट होता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, स्टेट का अलग होता है। हाँ जी, क्या पूछते था? अरे यहाँ पूछो इधर। किनका? ये हो सकता है हाई कोर्ट कंपाउंड में ही बैठे अलग से किसी बॉडी में, या अलग ही हो सकता है। ठीक है, वैसे अलग ही होता है, जैसे यहाँ पे भी है श्रीनगर में अलग एक जैसा बॉडी है जहांगीर चौक के पास, अगर आपने देखा होगा वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कैट का, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो ऐसी इनके साथ ही केसेस चलते हैं। ये क्या होता है? इनका एक पर्टिकुलर डिफाइंड केसेस होते हैं इनके पास बस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस आ सकते हैं, नॉट मर्डर केसेस, नॉट थेफ्ट केसेस। बाकी केसेस वो कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। किनको? नहीं। तो फिर फायदा ही क्या है इस बॉडी का? जब फिर से वही होना है, मान लो कुछ फैसला सुनाएंगे, हम उठ के वही फैसला लेंगे हाई कोर्ट में, तो बात तो वही बन गई फिर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इनने जो फैसला सुना है दैट इज फाइनल। ठीक है, सो आई वाज सेइंग दैट ऐसी ट्राइब्यूनल बनाने की बात किसने की थी? महात्मा गांधी ने, अहमदाबाद में। यानी कि कहने का मतलब ये था, वो पर्सुएड कर रहे थे मिल ऑनर को, वन ऑफ द पर्सन हु वाज नेम्ड एज the person was
अम्बालाल साराभाई, ही वॉज वन ऑफ द मिल ऑनर्स। तो गांधी कन्विंस कर रहे थे इनको कि एक ट्राइब्यूनल बनाते, आप भी उसका पार्ट रहो, आप भी उसमें रहो, फिर हम फैसला करेंगे कि वर्कर्स के साथ क्या करना है। इनने मना कर दिया। तो जब गांधी को लगा सब कुछ फेल हो रहा है, तो गांधी चुपचाप बैठ गए हंगर स्ट्राइक पे, ठीक है। तो जो वर्कर्स थे वो भी गांधी के साथ बैठ गए हंगर स्ट्राइक पे, तभी इसको कहते हैं फर्स्ट हंगर स्ट्राइक जो गांधी ने यहाँ पे की थी। गांधी का बड़ा हथियार यही था, जब भी उसको लगता था कोई मान नहीं रहा, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठते थे, ठीक है। उनको पता थी मैं इतना फेमस, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो पूरा इंडिया फिर प्रोटेस्ट करेगा। जैसे गिलानी वॉज हियर, उसको जेल्स में क्यों नहीं रखते थे, वो पता थी अगर वहां मर गया गलती से, अपनी उस बीमारी से भी मर गया तो हम पे ही चढ़ेगा, तो पूरा कश्मीर फिर वही प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो ये होता है, बड़े लीडर्स के साथ डर भी चलता रहता है, तो इसीलिए वो जल्दी से शुरू करते थे हंगर स्ट्राइक। तो पहला हंगर स्ट्राइक यहीं शुरू हो गया था एट अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तब इसको फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कहते हैं। जब इनने हंगर स्ट्राइक किया तो वो कंपनी ऑनर्स भी, मिल ऑनर्स भी डर गए कि अगर गांधी को कुछ हो गया तो ये तो हमारे सर पे सब आएगा। तो तब जाके फिर ट्राइब्यूनल बनाया गया। ट्राइब्यूनल ने फिर क्या फैसला सुनाया कि वेट्स में इंक्रीज होगा, दैट विल बी 35% इंक्रीज इन वेट्स, यानी उनकी सैलरी बढ़ाएगी कितनी, 35%। तो दैट वाज कि कैसे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक सॉल्व किया बाय द हंगर स्ट्राइक। हाँ ठीक है, तो यू विल राइट द नेक्स्ट पॉइंट। लास्ट क्या लिखा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट यू विल राइट अहमदाबाद मिल ऑनर्स वर नॉट रेडी, अहमदाबाद मिल ऑनर्स वर नॉट रेडी फॉर इट, वर नॉट रेडी फॉर इट, were not ready for it. So Gandhi tried to convince mill owner Ambalal Sarabhai, tried to convince Ambalal Sarabhai and others, Ambalal Sarabhai and others to be the part of tribunal, which will decide the case, to be the part of tribunal which will decide the case. Next देखिए, next point, when all the things seem to fail, Gandhi decided to go on fast. Fast, F-A-S-T, fast means fast, to keep the motivation of workers high. वहीं पे ब्रैकेट्स में लिखना, इट वॉज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। नेक्स्ट लिखिए, फाइनली मिल ऑनर्स एग्रीड to submit whole issue to the tribunal, which later awarded 35% increase, 35% increase in the wages of the workers, So that is how he issued the Ahmedabad mill strike. ठीक है। So इसके बाद जो तीसरा लोकल इशू था जो बहुत ही इंपॉर्टेंटली गांधी ने सॉल्व करवाया था, दैट वाज इशू कॉल्ड एज खेड़ा इशू। खेड़ा इज द नेम ऑफ द प्लेस, ठीक है, बट ये इशू हम कल के लिए रखते हैं। आज मैं यहीं पे क्लास एंड कर रहा हूँ। टुमारो विल डिस्कस द खेड़ा इशू, जो तीसरा इशू था। इसके बाद फिर गांधी ने एक्चुअली नेशनल कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट किया, फिर ने ज्वाइन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, थैंक यू फॉर रीडिंग। मिलते हैं आप लोगों से इन टुमारोज क्लास।